अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स में नॉथर थ्योरम। नॉथर थ्योरम ये हमारे पास एक जर्मन साइंटिस्ट थी एमी नॉथर, उनके नाम से इस थ्योरम को रखा गया था नॉथर थ्योरम। 1918 में इस थ्योरम को पब्लिश किया था इन्होंने अपने इस थ्योरम की वजह से बहुत शोहरत हासिल की थी। इन्होंने हमें बताया था कि हमारे नेचर के फ़िज़िकल लॉज जो हैं वो कहाँ से जनरेट होते हैं। हमारी नेचर के जो फ़िज़िकल लॉज हैं वो नेचर की सिमेट्री से जनरेट होते हैं। नेचर की सिमेट्री से जनरेट होते हैं हमारे फ़िज़िकल लॉज। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सेंट्रल फोर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास जो लैग्रांजियन था वो था L=12 r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस VR। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स ऐसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो खुद तो ना मौजूद हो वहाँ पर उनका वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो वहाँ पर हो। अब हमारे पास ये जो लैग्रांजियन है L=12 m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, हमारे पास जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं उसको हम डिनोट करते हैं डॉट के साथ, जैसे यहाँ पर r डॉट स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर। अब देखें तो यहाँ पर हमारे पास इस लैग्रांजियन के अंदर जो है वो वेलोसिटी कंपोनेंट्स जो हैं वो हैं r डॉट और थीटा डॉट। अब हमारे पास ये खुद तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर मौजूद ना हों, ऐसे साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स तो वही होते हैं जो खुद तो वहाँ पर मौजूद ना हो। अब r जो है वो हमारे पास लैग्रांजियन में अवेलेबल है, r भी है और r डॉट भी है, मतलब कि हमारे पास r जो है वो हमारे पास एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं है। अब थीटा को देखें तो यहाँ पर थीटा डॉट है बट थीटा नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो थीटा है वो हमारे पास एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, या फिर इसको कह सकते हैं कि ये इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट है। तो जब हम लोग यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों ने लैग्रांजियन लिया है उसको अगर हम लोग अपने कोऑर्डिनेट साइक्लिक कोऑर्डिनेट जो है उसकी रिस्पेक्ट से अगर हम लोग उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है पी थीटा। और पी थीटा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक जनरलाइज कंपोनेंट है, या फिर हम इसे कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम है, और एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारे पास कंजर्व है, ठीक है। और ये कंजर्व्ड क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो सेंट्रल फील्ड फोर्स थी उसके अंदर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। अब हम लोग बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री क्या होती है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांसलेशनल सिमेट्री की। ट्रांसलेशनल सिमेट्री क्या होती है, ये जो मैंने आपके सामने एक पिक्चर दिखा रही हूँ, इसमें देखें अगर आप किसी भी एंगल पे आप इसको किसी भी एंगल से व्यू करें, अगर आप लोग इस साइड पे खड़े होकर देख रहे हैं या फिर इस साइड पे खड़े होकर देख रहे हैं या इधर या फिर इधर, किसी भी जगह आप लोग खड़े होकर देख रहे हैं तो आपको व्यू सेम ही नज़र आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास सिमेट्री। और ये कौन सी सिमेट्री है, ट्रांसलेशनल सिमेट्री। उसके अलावा ट्रांसलेशन सिमेट्री की एक और टाइप है, ये यहाँ पर देखें एग्जांपल है, इसमें भी आप लोग यहाँ पर खड़े होकर अगर व्यू देखें तो आपको क्या सेम ही नज़र आएगा। अगर आप लोग इस साइड से खड़े होकर इस पूरे व्यू को देख रहे हैं तो आपको सेम नज़र आएगा। अगर आप लोग यहाँ पर खड़े होकर किसी भी पॉइंट पे ये सारी चीज़ देख रहे हो तो आपको इसमें और इस जगह से देखने में कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा, और इसे हम लोग कहते हैं होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। यह ट्रांसलेशन सिमेट्री है। नेक्स्ट है हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री में क्या होता है कि देखें ये एक लड़की जो है वो साइकिल चला रही है। अब इसके जो टायर्स हैं, टायर्स को देखें तो ये मूव कर रहे हैं, तो ये जो है इनमें कोई जो है ना फ़र्क नहीं आ रहा। अगर ये चल रहे हैं साइकिल चल रही है तो इसके जो है ना व्हील्स में कोई डिफरेंस नहीं आता है, चलती जाती है तो इसका जो एंगल है वो सेम ही रहता है। इसे हम लोग कहते हैं आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल अगर हम लोग इसको 60 डिग्री पे रोटेट करें तो हमारे पास दोबारा से एक हेक्सागोनल की शेप ही आती है। जबकि हमारे पास अगर हम लोग एक ट्रायंगल है उसको हम लोग रोटेट करवाएं तो इसमें कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। अगर हम लोग एक सर्कल है उस सर्कल को रोटेट करवाएं, जितना मर्ज़ी उसको रोटेट करवाएं वो सेम ही रहता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। और हेक्सागोनल के केस में अगर हम लोग इसको 60 डिग्री पे रोटेट करवाएं तो हेक्सागोनल ही रहता है। बट अगर हम लोग इसको 60 से ज़रा आगे या पीछे किसी एंगल पे अगर इसको रोटेट करवाएं तो ये हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री
नहीं देती। और ये है हमारे पास टाइम सिमेट्री। टाइम सिमेट्री हमारे पास क्या होती है, इसके अंदर हमारे पास जो है ना वो होमोजेनिटी ऑफ टाइम होता है, मतलब कि टाइम जो है हमारे पास कांस्टेंट होता है इसमें। यहाँ पर हम लोगों ने 3 ही सिमेट्रीज़ की बात की हैं, ट्रांसलेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री और टाइम सिमेट्री। ट्रांसलेटरी में हमने होमोजेनिटी ऑफ स्पेस की बात की थी, और रोटेशनल सिमेट्री में हमारे पास क्या होता है, आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस होता है, और हमारे पास टाइम सिमेट्री में क्या होता है, होमोजेनिटी ऑफ टाइम। हम लोगों ने सिमेट्री को क्यों डिस्कस किया था, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर अब बात करनी थी, हमारा जो नॉर्थर्स थ्योरम है उसके अंदर हमारे पास सिमेट्री का वर्ड यूज़ हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो एमी नॉर्थर थी उन्होंने हमें बताया था कि हम लोग जो हैं नेचर की सिमेट्री को यूज़ करके हम लोग किस तरह फ़िज़िकल लॉज जो हैं यहाँ पर बना सकते हैं, हमारे फिज़िकल लॉज किस तरह जो हैं। इन्होंने हमें बताया था कि हमारे नेचर के जो फ़िज़िकल लॉज हैं वो कहाँ से जनरेट होते हैं, तो हमारे नेचर की सिमेट्री से जनरेट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक मैकेनिकल प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहले देखें तो यहाँ पर हमारे पास हमारे पास इनपुट में ये हम लोग इनपुट दे रहे हैं, और हमारे पास इनपुट में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन और सिमेट्री, और हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है, लॉ ऑफ नेचर। यहाँ पर यह है कि हम लोग कोई भी सिमेट्री यूज़ करते हैं, नेचर की किसी भी सिमेट्री को यूज़ करते हैं, तो हमारे पास जो आउटपुट में है वो एक लॉ आता है जो कि नेचर से रिलेट करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ सकता है, और कोई भी लॉ इस तरह आ सकता है, कंजर्वेशन लॉ जो है उससे रिलेट करता है। अब हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन क्या होता है, हमारा ये देखिए ये हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक बाइक है जो कि ट्रैवल कर रही है इस एंगल। हमारे पास ये सीधी भी तो जा सकती थी, क्यों हम लोगों ने यही वाला पाथ फॉलो किया, क्योंकि देखें जब हम लोग देखें यहाँ पर हमारे पास इस पाथ के ऊपर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। इसमें ये होगा कि जैसे जैसे हम लोग मूव करते जाएंगे हमारे पास जो है एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एनर्जी कम होती जाएगी इस पाथ के ऊपर। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है कि हमारे पास एक एटम है, हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। इसकी एग्जांपल जो है वो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन की एग्जांपल है। उसके अलावा गॉस भी हमारे पास इसी की एग्जांपल है कि वो हमारे पास किस तरह जो है वो स्ट्रेट उसकी मोशन नहीं होती, उसकी मोशन जो होती है वो इस पाथ के अकॉर्डिंग ही होती है, इस पाथ की तरह की ही होती है। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि देखें हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन लिया है, ठीक है, इनपुट में। उसके साथ हमारे पास एक सिमेट्री है। अब हम लोगों ने यहाँ पर सिमेट्री कौन सी यूज़ किया, हमने सिमेट्री यूज़ की है स्पेशियल सिमेट्री, ठीक है। तो स्पेशियल सिमेट्री कौन सी थी, ट्रांसलेटरी जो है ना ट्रांसलेटरी सिमेट्री, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास ये मशीन में जो वर्क होगा उसके बाद हमें क्या मिलेगा, हमारे पास आउटपुट में जो है वो हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ मिलेंगे। और जो हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ है वो हमारे पास किससे रिलेट कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर जो एमी ऑथर्स है उसने प्रूव किया था कि हमारे पास जो नेचर की सिमेट्री है उससे हमारे पास फिज़िकल लॉज जनरेट होते हैं जो कि कंजर्व्ड होते हैं। नॉर्थर थ्योरम की हमारे पास जो डेफिनेशन है वो हमारे पास ये है, एवरी सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन इज़ एसोसिएटेड विद सम कंजर्व्ड क्वांटिटीज़। मतलब कि हमारे पास जो नेचर की सिमेट्री है उससे हमारे पास जो है वो जो फिज़िकल लॉज जनरेट हो रहे हैं, हर सिमेट्री से कोई ना कोई हमारे पास जो है ना फिज़िकल लॉ जो है वो बनता है, जनरेट होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हम लोग ने अब यहाँ पर जो सिमेट्री यूज़ की है वो सिमेट्री है टाइम सिमेट्री। टाइम सिमेट्री जब हम लोग इनपुट में देंगे, मतलब टाइम सिमेट्री इस तरह है कि हमारे पास एक पेंडुलम है, दो पेंडुलम्स हैं, अगर एक जो है वो पास्ट में है और एक जो है अभी प्रेजेंट में। पेंडुलम है टाइम का, वो सेम रोटेट कर रहा है, चल रहा है। अगर हम पास में देखें तब भी वो उसी तरह कर रहा था, अगर हम प्रेजेंट में देखें तो वो उसी तरह जो है ना पेंडुलम की जो मूवमेंट है वो हो रही है, पास में भी और प्रेजेंट में भी सेम है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट में लॉ आता है वो आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमारे पास क्या कहता है कि इसमें हमारे पास जो एनर्जी है वो बिफोर एंड आफ्टर कंजर्व
अब हमारे पास एमिन ऑथर्स ने हमें जो बताया था कि हम लोग लॉ को किस तरह ड्राइव कर सकते हैं। हम लोग किसी भी लॉ को, जो फिज़िकल लॉज हैं, उनको किस तरह ड्राइव कर सकते हैं, उनको किस तरह जनरेट कर सकते हैं नेचर की सिमेट्री से। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक इनपुट और एक आउटपुट लिया है कि हमारे पास मशीन में वर्क हो रहा है, ठीक है। किस तरह जो हमारे पास ड्राइव हो रहा है एक लॉ, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन हम लोगों ने इनपुट में दी है और साथ हम लोगों ने सिमेट्री दी है। सिमेट्री में कोई भी सिमेट्री आ सकती है, नेचर की कोई भी सिमेट्री। उससे हमारे पास आउटपुट में क्या आता है, नेचर का कोई भी लॉ। इसमें हमारे पास हम लोग सबसे पहले लेते हैं स्पेशियल सिमेट्री। ये स्पेशियल सिमेट्री हमारे पास ट्रांसलेशन सिमेट्री भी होती है। इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर हम लोग इनपुट में हम स्पेशियल सिमेट्री देते हैं तो हमारे पास आउटपुट में हमें क्या मिलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टाइम सिमेट्री में अगर हम लोग देखें तो टाइम सिमेट्री जब हम लोग इनपुट में दे रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यही चीज़ थी जो हमें एमिन ऑथर्स ने बताई थी कि हम लोग जो हैं वो लॉ को कैसे ड्राइव कर सकते हैं, फिज़िकल लॉ, नेचर के लॉज को किस तरह सिमेट्री से ड्राइव कर सकते हैं। सिमेट्री क्या है, नेचर की सिमेट्री। अब डेफिनेशन क्या है नॉथर्स थ्योरम की। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एवरी सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद सम कंजर्व क्वांटिटी। मतलब कि हमारे पास जो सिमेट्री है, हर किस्म की जो सिमेट्री है हमारे पास, उससे कोई ना कोई जो कंजर्व क्वांटिटी है वो हमें मिल रही है। मतलब कि कोई भी सिमेट्री है, हर सिमेट्रीज जो हैं उनसे हमारे पास एक कंजर्वेशन लॉ जो है वो ड्राइव होता है, जनरेट होता है। ये हमें बताया था एमिन ऑथर्स ने अपने नॉथर्स थ्योरम में। अब सबसे पहली बात हमारे पास आती है होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। होमोजेनिटी ऑफ स्पेस हमारे पास क्या थी, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस जो है वो हमारे पास क्या था, ट्रांसलेटरी सिमेट्री थी। तो इसमें हमारे पास क्या आता है, हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं बता रही हूँ। उसके बाद आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस हमारे पास था रोटेशनल सिमेट्री की भी मैंने एग्जांपल में आपको सर्कल की एग्जांपल दी थी या हेक्सागोनल की एग्जांपल दी थी। तो इसमें हमारे पास क्या आता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसके अलावा हमारे पास है होमोजेनिटी ऑफ टाइम। अब होमोजेनिटी ऑफ टाइम हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ जो है वो जनरेट होता है। अब इनको टर्न बाय टर्न हम लोग प्रूव भी करेंगे और बताएंगे। होमोजेनिटी ऑफ स्पेस हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास द सिस्टम डज नॉट चेंज बाय एनी आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओरिजिन और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है वो सिस्टम जो है वो चेंज नहीं होता किसी भी आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट की वजह से। इसकी एग्जांपल में देखें कि अगर ये हमारे पास एक पाथ है, यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है, या एक ये पॉइंट है और हमारे पास ये पॉइंट है, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। अगर हम लोग इनमें से किसी को भी फॉलो करें, अगर मैं यहाँ से इसकी पॉइंट की मोशन स्टार्ट करती हूँ और फिर यहाँ से भी करती हूँ, इस पॉइंट से पॉइंट 1 या पॉइंट 2 जहाँ से भी मैं स्टार्ट करूँ तो हमारे पास इसकी जो है इसमें कोई चेंज नहीं आता। अगर मैं यहाँ से भी स्टार्ट करूँ या यहाँ से भी स्टार्ट करूँ इसकी मोशन को, तो हमारे पास इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों जो हैं वो सेम होंगे। अब हमारे पास यहाँ है स्टेट ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज़ इक्विवेलेंट टू एनी अदर पॉइंट ऑफ द स्पेस। यही चीज़ मैंने भी आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया। आइसोट्रोपिक स्पेस हमारे पास क्या थी, सिस्टम्स आर नॉट चेंज फॉर arbitrary rotations about the origin of frame of reference, so all the directions are equivalent। इसमें अंदर हमारे पास एग्जांपल आती है, हमारे पास एक सर्कल की एग्जांपल आती है, या हमारे पास एक बाईसाइकिल या होमोजेनियस स्पेस में मैंने आपको एक एग्जांपल ये भी बताई थी कि हमारे पास आइसोट्रोपिक स्पेस में मैंने आपको एग्जांपल बताई थी एक टायर की या एक हेक्सागोनल की। अगर मैं हेक्सागोनल को 60 डिग्री पे रोटेट करवाऊँ तो दोबारा से जो हमारे पास है उसकी सिमेट्री शो करता है वो सेम हेक्सागोनल ही आता है। अगर हम लोग एक सर्कल है या हमारे पास कोई बाईसाइकिल है, उसका जो टायर है वो चल रही है, बाईसाइकिल चल रही है, तो उसका वो जब रोटेट चलती जाएगी तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, रोटेशनल मोशन हो रही है। मतलब कि उसको मैं जिस मर्ज़ी एंगल पे रोटेट करवाऊँ उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसकी सिमेट्री जो है वो सेम ही है। ये अगर इस तरह मैं इसको रोटेट करवाती जाऊँ, एक सर्कल है
या कोई बाइसाइकिल का टायर है वो रोटेट कर रहा है, तो मतलब उसकी सिमेट्री जो है वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। ये मतलब सो ऑल द डायरेक्शंस आर इक्विवेलेंट, इसकी साइड डायरेक्शन जो हैं वो सेम होती हैं, इक्विवेलेंट होती हैं। और हमारे पास टाइम इज़ होमोजीनियस, इसमें क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी क्लोज सिस्टम, फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी क्लोज सिस्टम की जो है वो इफेक्ट नहीं होती, डज नॉट इफेक्टेड बाय एनी आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट, किसी भी आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट से वो इफेक्ट नहीं होती, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता ऑफ ओरिजिन ऑफ टाइम। सो एनी मोमेंटम मे बी टेकन टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोज सिस्टम। अब फर्स्ट जो है वो हम लोग प्रूव करेंगे होमोजेनिटी ऑफ स्पेस गिव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। होमोजेनिटी ऑफ स्पेस मतलब हम लोगों ने स्पेस में जो है एक्स वाई जी कंपोनेंट्स हम लोगों ने लेने हैं, उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने कोई भी एक लिया है आर। अब हमारे पास एक पॉइंट हमारे पास है आर, ये कोई भी पॉइंट है आर, एक पॉइंट लेते हैं, 1 2 3, कोई से 3 पॉइंट्स लेते हैं। अगर हम ज़ीरो से अगर हम देखें पॉइंट ओरिजिन से आर पे या R1 पे या R2 पे किसी भी पॉइंट से अगर हम लोग देखें, जो आर है वो हमारे पास एक आर जो है वो स्पेस में लाई कर रहा है, तो उसका ओरिजिन से कोई डिस्टेंस जो है ज़ीरो से ओरिजिन से आर पे R2 पे R1 पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो है मीन्स के हमारे पास डायनेमिक ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, चाहे आप लोग इधर से शुरू करो, इधर से शुरू करो या इधर से शुरू करो, इसमें कोई चेंज नहीं आता। इन होमोजेनियस स्पेस कंडीशन द लैग्रांजियन डज नॉट चेंज बाय एनी आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट, मतलब किसी भी जो आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट है उससे वो इफ़ेक्ट नहीं करता। मीन्स के हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास एल है लैग्रांजियन है वो किसके इज़ नॉट इक्वल्स टू एल आर आई, मतलब वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। यहाँ कह सकते हैं कि इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है उस पर, ठीक है। तो अगर हम लोग डेल आर डिवाइड्स डेल आर आई करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास जो लैग्रांजियन है वो इक्वल नहीं है एल आर आई के। तो हम लोग कह सकते हैं कि डेल एल डिवाइड्स डेल आर आई जो है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है। अब नेक्स्ट है बाय लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग अगर लिखें तो यहाँ पर हमारे पास आएगी डी ओवर डी टी डेल्टा एल डिवाइड बाई डेल्टा आर डॉट आई माइनस डेल्टा एल ओवर डेल्टा आर आई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमारे पास ये वाला जो फैक्टर है वो तो हम लोग ने पहले कहते कि ये ज़ीरो है, तो हम लोग अगर इसको ज़ीरो कर दे तो हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ ये बचती है, ये चीज़ बचती है इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब नेक्स्ट है बाय लैग्रांजियन इक्वेशन हमारे पास एक और भी थी, एल इज़ इक्वल टू हाफ काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम आई वी आई स्केयर माइनस वी आर आई, ठीक है। हम लोग वी आई जो है हम लोग उसको जो है इस तरह भी लिख सकते हैं, वी हमारे पास किसके इक्वल होता है, डी आर ओवर डी टी, मतलब कि आर आई डॉट डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हमारे पास क्या होता है वी। तो हम लोग इसकी जगह इसको रिप्लेस कर देते हैं कि आर आई डॉट स्केयर माइनस वी आई, ठीक है। अब हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर आई डॉट के रिस्पेक्ट से अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आएगा, इस चीज़ का डेरिवेटिव अगर लें तो हमारे पास आएगा डेल्टा एल डिवाइड्स डेल्टा आर आई डॉट इक्वल्स टू हाफ एम आई, ये जो स्केयर है ये हमारे पास नीचे आ जाएगा, पावर में से एक कम, टू आर आई डॉट बस माइनस ये हमारे पास क्या होगा ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, टू से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा डेल्टा एल डिवाइड बाई डेल्टा आर आई डॉट इक्वल्स टू एम आई आर आई डॉट। तो आर आई डॉट जो है वो तो हमारे पास वी के इक्वल होता है, मतलब डी आर ओवर डी टी, ये हमारे पास किसके इक्वल है, डी आर ओवर डी टी, डॉट जो हमारे पास डेरिवेटिव को शो करता है, तो हमारे पास आएगा डी आर ओवर डी टी, और डी आर ओवर डी टी किसके इक्वल होता है वी के, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एम आई वी आई, और एम आई वी आई हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पी आई के इक्वल होता है। और पी आई हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम। हम लोग यहाँ से जो हम लोगों ने ये जो वैल्यू निकाली है इक्वेशन 2 जो है, इसको अगर हम लोग पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब हमारे पास डेल एल ओवर डिवाइड्स डेल्टा आर आई डॉट, इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है, ये देखें इसकी वैल्यू फाइंड किया, हमारे पास क्या है पी आई, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास आएगा डी ओवर डी टी पी आई इक्वल्स टू ज़ीरो।
और पी आई जो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड। ये पहला जो है ये हमने प्रूव कर दिया कि होमोजेनिटी ऑफ स्पेस गिव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ से हमारे पास एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम निकला है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है टाइम होमोजेनिटी लीड्स टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें हमारे पास क्या है, क्लोज सिस्टम इज एक्सप्लेन बाय लैग्रांजियन विच इज़ नॉट फंक्शन ऑफ टाइम। इसमें हम लोगों ने जब कह दिया कि हमारे पास टाइम होमोजेनिटी है, मतलब टाइम जो है वो चेंज नहीं हो रहा, तो हम लोग कह सकते हैं एल इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एल ऑफ टी। तो हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा एल और डेल्टा टी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल है। और जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे पास लैग्रांजियन होता है वो हमारे पास किस तरह हम लोग उसको लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू एल क्यू आई डॉट और टी। यहाँ पर हमारे पास टी जो है वो तो हमारे पास ज़ीरो है, हमारे पास उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब ये लैग्रांजियन का फंक्शन नहीं है। ये टी का इज़ नॉट फंक्शन ऑफ टी, ये लैग्रांजियन जो है वो टी का फंक्शन नहीं है, तो हम लोग इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, और हम लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू एल क्यू आई डॉट। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका टोटल डिफरेंशिएशन लें, तो हमारे पास क्या आएगा, डेल एल इक्वल्स टू सिग्मा आई डेल्टा एल डिवाइड बाय डेल्टा क्यू आई डी क्यू आई प्लस डेल्टा एल डेल्टा क्यू आई डॉट डी क्यू आई डॉट। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। इसका विद रिस्पेक्ट टू अगर हम लोग टी डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, डी एल डिवाइड्स डी टी इक्वल्स टू सिग्मा आई डेल्टा एल डेल्टा क्यू आई डी क्यू आई डिवाइड्स डी टी प्लस डेल्टा एल डेल्टा क्यू डॉट आई प्लस डेल्टा क्यू आई डॉट डेल्टा टी। इसको हम लोग इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब हम लोग यूज़ करते हैं लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, डी ओवर डी टी डेल्टा एल डिवाइड्स डेल्टा क्यू आई डॉट माइनस डेल्टा एल डेल्टा क्यू आई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हम लोग यहाँ पर जो है इसको, ये नेगेटिव में है और ये हमारे पास इस साइड पे है, अगर हम लोग इसको उस तरफ लेके जाएं, इक्वल्स के उस तरफ ले जाएं, तो हमारे पास क्या आएगा, ये चीज़ डेल्टा एल डिवाइड्स डेल्टा क्यू आई इक्वल्स टू डी ओवर डी टी डेल्टा एल डेल्टा क्यू आई डॉट। ठीक है, अब हम लोग इसको ए का नाम दे देते हैं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइज मोमेंटम। अब जनरलाइज मोमेंटम के अकॉर्डिंग हमारे पास डेल्टा एल ओवर डेल्टा क्यू आई डॉट जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है, पी आई के। इसको हम लोग बी का नाम दे देते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारे पास इक्वेशन 2 जो है वो अब चेंज हो जाएगी। इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, पिछली इक्वेशन में जो हमारे पास पिछला था उसमें हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी, इसमें हम लोगों ने यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी इसकी, डेल्टा एल डिवाइड डेल क्यू आई। अब यही जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन 2 में इस जगह पर। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन 2 जो है वो क्या बन जाएगी, डेल एल डिवाइड्स डी एल डिवाइड्स डी टी इक्वल्स टू सिग्मा आई डी और डी टी डेल्टा एल और डेल्टा क्यू आई डॉट और क्यू डॉट आई। जो हम लोगों ने इसके साथ हमारे पास क्या है, प्लस डी एल डिवाइड डेल्टा एल डिवाइड्स बाय डेल्टा क्यू आई डॉट डी और डी टी क्यू आई डॉट। अब ये हमारे पास किस तरह लिखी जा सकती है, अब हम लोग जो है इसको, ये वाला जो फंक्शन है इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास 1 है, हमारे पास एक फैक्टर है। ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास ये है, दूसरा पार्ट इसका ये है। तो अगर हम लोग इसको ये देखें, फर्स्ट फंक्शन, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सो इसको हम कहते हैं ये फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है। तो क्या हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फिर उसके बाद सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये तो हमारे पास फार्मूला है डी ओवर डी टी यू वी का, डी ओवर डी टी यू वी यू डी वी डी टी प्लस वी डी यू डी टी। अब हम लोग इसको क्लोज करके लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का होल का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे डी ओवर डी टी इज इक्वल्स टू सिग्मा आई डी ओवर डी टी डेल्टा एल डिवाइड्स बाय डेल्टा क्यू आई डॉट और क्यू आई डॉट। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, तो ये जो हमारे पास डी एल ओवर डी टी है, इसको हम लोग इक्वल्स के उस तरफ ले जाते हैं। अगर हम इसको इक्वल्स के, अगर हम लोग इसको इधर ले आएंगे तो हमारे पास ये नेगेटिव में हो जाएगा, मतलब कि हमारे पास आएगा सिग्मा आई डी ओवर डी टी डेल्टा एल डिवाइड बाई डेल्टा क्यू आई डॉट और क्यू आई माइनस डी एल ओवर डी टी। ठीक है, ये इस तरह आ जाता है। अब इसमें हम लोग एक चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं, डी ओवर डी टी। यहाँ पर भी डी ओवर डी टी है, ये देखें यहाँ पर भी अगर एल को छोड़ें तो हमारे पास क्या है, डी ओवर डी टी, और यहाँ पर भी हमारे पास डी ओवर डी टी है। ठीक है, अगर हम लोग इसको जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों को अगर हम लोग कॉमन निकाल लें तो ये कॉमन बाहर आ जाएगा हमारे पास डी ओवर डी टी, तो अंदर आएगा सिग्मा आई डेल्टा एल ओवर डेल्टा क्यू डॉट आई और क्यू आई डॉट माइनस एल इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि ये हमारे पास इस तरफ लेकर आए तो इक्वल के इस तरफ क्या आ जाएगा, ज़ीरो। और हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास ये अंदर वाला जो फंक्शन है, ये हमारे पास डेल्टा एल और डेल्टा क्यू आई, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसको हम लोग इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं और ऊपर वाली इक्वेशन को इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। और ये कांस्टेंट कैसे है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो लैग्रांजियन है वो क्या होता है, एल इज़ इक्वल टू टी माइनस वी, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग लिख सकते हैं एल इज़ इक्वल टू 1/2 एम आई क्यू आई डॉट स्केयर माइनस वी क्यू आई। अगर यहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई डॉट, तो हमारे पास लैग्रांजियन का डेरिवेटिव क्या आएगा, डेल्टा एल डिवाइड्स डेल्टा क्यू आई डॉट इक्वल्स टू 1/2 एम आई टू क्यू आई डॉट माइनस ज़ीरो। ये क्या है, हमारे पास यहाँ पर स्केयर था, क्यू आई के ऊपर स्केयर था, पावर नीचे पावर में से एक कम, तो हमारे पास यहाँ पर 2 आया। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एम आई क्यू आई। अब इसको हम लोग जो है ना, अब हमारे पास इक्वेशन 4 क्या बनेगी, हमारे पास इक्वेशन 4 क्या थी, हमारे पास इक्वेशन 4 थी डेल्टा एल डिवाइड बाई डेल्टा क्यू आई डॉट माइनस एल। अब इसके अंदर जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली है वो पुट करेंगे इसके अंदर, इस जगह पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, एम आई, इसमें वैल्यू आएगी एम आई क्यू आई। इसको हम लोग इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा डेल्टा आई एम आई क्यू आई डॉट माइनस एल इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्यू आई डॉट 2 है, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्यू आई डॉट स्केयर माइनस एल इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है। एज वी नो डैट, जिसके हम लोग जानते हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी टी, इसको हम टी से डिनोट करते हैं, टी इज इक्वल टू 1/2 एम आई क्यू आई स्केयर। तो यहाँ पर से ये जो 2 है ये इस तरफ चले जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 टी आई इक्वल्स टू एम आई क्यू आई डॉट स्केयर। यहाँ पर हम लोग समेशन ले लें तो हमारे पास आएगा समेशन आई एम आई क्यू आई स्केयर इक्वल्स टू समेशन 2 टी आई। तो हम लोग ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, ये हम लोगों ने प्रूव किया, ये हम लोगों ने यहाँ से निकाली कि हमारे पास समेशन एम आई क्यू आई स्केयर इक्वल्स टू समेशन 2 टी आई। अब हम लोग इसको किस तरह लिख सकते हैं, अगर हम लोग इस तरह लिख लें 2 समेशन आई टी आई, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 2 टी, यहाँ पर ये 2 टी आ जाएगा। इस 2 टी को हम लोग इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में, तो हमारे पास इक्वेशन 5 क्या बन जाएगी, 2 टी माइनस एल इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो 2 टी है इसको हम लोग पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 टी माइनस एल इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास एल जो है वो लैग्रांजियन किसके इक्वल होता है, टी माइनस वी, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं 2 टी माइनस वी। अब ये माइनस है अंदर, अगर हम लोग इसको करवाएं तो हमारे पास प्लस हो जाएगा, 2 टी माइनस टी प्लस वी। तो इसको यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 टी माइनस वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास टी प्लस, यहाँ से हम लोग इसको 2 टी माइनस टी, हमारे पास क्या आएगा, टी प्लस वी, और टी प्लस वी तो हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है, हमारे पास क्या होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गई, कॉन्स्टेंट के। फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम्स में हमारे पास जो होती है टी प्लस वी, जो हमारे पास किसके इक्वल होती है, टोटल एनर्जी के, जो कि कांस्टेंट होती है, टी प्लस वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास जो है टाइम होमोजेनिटी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। जब हमारे पास सिमेट्री में हम लोग टाइम सिमेट्री को यूज़ करें तो हमारे पास जो आउटपुट में है वो हमारे पास
एक कंजर्वेटिव लॉ आता है और वो हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास क्या बचेगा, MI/QI। अब इसको हम लोग जो है ना, अब हमारे पास इक्वेशन 4 क्या बनेगी, हमारे पास इक्वेशन 4 क्या थी, हमारे पास इक्वेशन 4 थी डेल्टा एल डिवाइड बाई डेल्टा क्यू आई डॉट माइनस एल। अब इसके अंदर जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली है वो पुट करेंगे इसके अंदर। इस जगह पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, MI, इसमें वैल्यू आएगी MI/QI। इसको हम लोग इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा डेल्टा आई MI/QI डॉट माइनस एल इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास QI डॉट दो हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं QI डॉट स्केयर माइनस एल इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है। एज वी नो डैट, जिसके हम लोग जानते हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी T। इसको हम T से डिनोट करते हैं, T इज इक्वल टू हाफ MI/QI स्केयर। तो यहाँ पर से ये जो 2 है ये इस तरफ चले जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, 2TI इक्वल्स टू MI/QI डॉट स्केयर। यहाँ पर हम लोग समेशन ले लें तो हमारे पास आएगा समेशन I MI/QI स्केयर इक्वल्स टू समेशन 2TI। तो हम लोग ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, ये हम लोगों ने प्रूव किया, ये हम लोगों ने यहाँ से निकाली कि हमारे पास समेशन MI/QI स्केयर इक्वल्स टू समेशन 2TI। अब हम लोग इसको किस तरह लिख सकते हैं, अगर हम लोग इस तरह लिख लें 2 समेशन ITI, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 2T, यहाँ पर ये 2T आ जाएगा। इस 2T को हम लोग इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में, तो हमारे पास इक्वेशन 5 क्या बन जाएगी, 2T माइनस एल इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो 2T है इसको हम लोग पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास क्या आएगा 2T माइनस एल इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास L जो है वो लैग्रांजियन किसके इक्वल होता है, T माइनस वी, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं 2T माइनस T माइनस वी। अब ये माइनस है अंदर, अगर हम लोग इसको करवाएं तो हमारे पास प्लस हो जाएगा 2T माइनस T प्लस वी। तो इसको यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2T माइनस T माइनस वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास T प्लस, यहाँ से हम लोग इसको 2T माइनस T हमारे पास क्या आएगा, T प्लस वी। और T प्लस वी तो हमारे पास कांस्टेंट होता है, हमारे पास क्या होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है। ये हमारे पास किसके इक्वल आ गई, कांस्टेंट के। 4 कंजर्वेटिव सिस्टम्स में हमारे पास जो होती है T प्लस वी, जो हमारे पास किसके इक्वल होती है, टोटल एनर्जी के, जो कि कांस्टेंट होती है T प्लस वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास जो है टाइम होमोजेनिटी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। जब हमारे पास सिमेट्री में हम लोग टाइम सिमेट्री को यूज़ करें तो हमारे पास जो आउटपुट में है वो हमारे पास एक कंजर्वेटिव लॉ आता है और वो हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।